center of animal cell at a side of plant cell। समझ रहे हो ना? एनिमल जो सेल है, जानवर का खुलिया, उसमें ये ऑर्गेनेल, ये न्यूक्लियस जो कि सबसे प्रोमिनेंट, सबसे वाज़ेह, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, सबसे अहम भी है, सबसे अहम काम भी, मेटाबॉलिक वर्क भी सेल के अंदर ये करता है और इसके आर्डर से होता है। तो एनिमल सेल के बिल्कुल बीच में होता है ये, और प्लांट सेल के एक साइड पर ये होता है। एक साइड पर इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल ने बहुत बारी और बहुत बड़ी जगह पकड़ी हुई होती है, तो इसलिए वो इस न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश कर देता है कि तुम यहाँ पर रहो, ये बाकी जगह मेरी है। बीच में एनिमल सेल के होता है। अब इसको दरियाफ्त किया गया था 1838 में, एक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जिस वक्त हम यहाँ पर आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, सिर्फ एक मशीन को जानते थे और ख़ुद के लिए एक अलग मुल्क चाहते थे, उस वक्त ये बंदे न्यूक्लियस और इन रिसर्च में इन्वॉल्व थे। सोच करो, हम कह रहे हैं कि यूरोप हमसे आगे निकल चुका है, 50 साल आगे है अमेरिका, 100 साल है यूरोप वगैरह, तो ये उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और हम अब इससे पास हो रहे हैं। अब भी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा हर एक स्टूडेंट ख़ुद का रिसर्च करे। खैर, अलग सी बातें हैं। और इसका भी अगर फिर तारीख़ देखें तो इससे भी पहले ये बहुत से मुसलमान साइंसदान कर चुके हैं, ये उनका बचा हुआ मीरास ये कर रहे हैं, ये इस वक्त कर रहे हैं, वो हज़ार में कर चुके थे। लेकिन खैर ये तारीख़ी बातें हैं, इंशाअल्लाह इस पर कभी रोशनी डालेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। तो ये तो न्यूक्लियस की पोजीशन हो गई एनिमल प्लांट सेल में, ये उसका दरियाफ्त हो गया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में किया था। अब ये न्यूक्लियस 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। क्या है? 4 चीज़ों पर। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस और चौथे को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये 4 मेन चीज़ें एक न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसमें भी पोर्स होते हैं, ये कंटिन्यूस नहीं होता। मान लो ये न्यूक्लियस है, आउटसाइड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मटेरियल्स को जुदा कर रहा है ये न्यूक्लियर मटेरियल, तो ये इस तरह से कंटिन्यूस नहीं होता, इसके बीचों बीच यहाँ पर पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए बहुत सारा माल साइटोप्लाज्म से यहाँ अंदर आ सकता है और यहाँ से बहुत सारे चीज़ें साइटोप्लाज्म तक जा सकती हैं। डबल मेम्ब्रेन में से आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसके साथ अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं कि आने और लेने, ट्रांसपोर्ट का काम यही करता है। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक कुछ लाना हो, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कुछ ले जाना हो, तो ये एक रोड के ज़रिए होता है, वो रोड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टच होता है, उसमें पोर्स होते हैं, तो पोर्स के ज़रिए अंदर और बाहर दाखिला आना जाना हो सकता है, आमद और रफ्त हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू हम सेल को भी 2 में डिवाइड कर लेते हैं, एक को यूकेरियोट में, एक को प्रोकैरियोट में। तो न्यूक्लियर मटेरियल्स के इर्द गिर्द अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं यूकेरियोट, मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट शो करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, नेगेटिव टेस्ट शो कर रहा हो, तो फिर ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकेरियोट प्रोकैरियोट में और भी बहुत डिफरेंसेस है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर हम इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका एक मेन रीज़न है। अगर न्यूक्लियर मटेरियल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कन्फाइंड हो तो सेल यूकेरियोट है, और अगर कन्फाइंड नहीं हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं हो, तो फिर इसको हम प्रोकैरियोट कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब जिस तरह से ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो बीच में साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा सा लिक्विड होता है। इसी तरह से एक दूसरा मेम्ब्रेन फिर से मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर एक गाढ़ा सा फ्लूइड होता है।
तो उसको हम साइटोप्लाज्म फिर नहीं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म वो मैट्रिक्स है, वो मिक्सचर है जो कि ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक साल्ट से बना हुआ होता है। इसके अलावा इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए की जो रिप्लिकेशन होती है, डीएनए का जो बनना होता है, जिन रॉ मटेरियल जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो इसमें होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसमें होते हैं। तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसी मान लो कंपोजिशन है, कुछ रद्द बदल है, एग्जैक्ट वैसे नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में इन सारे चीज़ों के अलावा ये दोनों भी मोर्चा पकड़े हुए हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है? दिस इज़ अ डार्कली स्टैंड बॉडी। ये एक वजूद है जो कि डार्क कलर है इसका, या एक या दो हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, या एक या दो हो सकते हैं। एक को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, प्लूरल हो गया, जमा हो गया तो फिर न्यूक्लियोलाई कहेंगे, ठीक है। इसका क्या काम होता है? जो राइबोसोमल आरएनए होता है, इसकी सिंथेसिस इस न्यूक्लियोलाई के अंदर, इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। राइबोसोमल आरएनए 10th में वो प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उसमें जो वो जब बन रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था प्रोटीन का, तो वो राइबोसोमल आरएनए उसमें इन्वॉल्व था, राइबोसोम के ऊपर हो रहा था। तो राइबोसोमल आरएनए जो बनता है, जो फिर जाकर राइबोसोम का हिस्सा बन जाता है अलॉन्ग विद उस राइबोसोम के प्रोटीन के साथ। तो ये राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस, इसका बनना, इसका प्रोडक्शन, इसका कारखाना, ये न्यूक्लियोलस है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इसमें अंदर क्रोमोसोम्स भी मौजूद है। अब क्रोमोसोम जो है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जिस तरह चाइना की आबादी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, ठीक है। चाइनीज़ लोगों के दरमियान फ़र्क कर सकते हो, सब के सब एक जैसे दिखाई देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं कर सकता कि ये कौन है कौन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर कोई शेप डिफाइन नहीं है। इसी तरह से क्रोमेटिन का भी कोई स्ट्रक्चर कोई शेप डिफाइन नहीं होता जब तक ये सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवीजन का स्टेट नहीं आ चुका हो। लेकिन जब सेल डिवीजन का स्टेट आ जाए, सेल डिवीजन, तब इस क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर एक्स शेप हो जाता है, तब सब कुछ वाज़ेह दिख जाता है इस तरह से। फिर इसका शेप इस तरह से होता है, देखो यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, एक ऐसे हिस्सा होता है इसका, एक ऐसे हिस्सा होता है इसका, एक यहाँ पर एक नॉट सा होता है। ये दो जो है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, ये बीच में जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो नॉट है जिसके ज़रिए दो क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, दो क्रोमेटिड को ये पकड़ा हुआ है सेंट्रोमियर, तो एक क्रोमोसोम बन जाता है। इसी सेंट्रोमियर में फिर वो फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं और क्रोमेटिड को ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्रोमोसोम फिर इस तरह से दिखता है जब सेल डिवीजन का वक्त आ जाता है। इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें क्रोमेटिन की या क्रोमोसोम की, तो ये डीएनए से और प्लस हिस्टोन जो प्रोटीन होते हैं उससे बना हुआ होता है। 8 प्रोटीन्स और 8 प्रोटीन्स, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वो चक्कर लगाता है। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड पूरा हो जाता है। वो फिर क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है, 10 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम का कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन सा हो गया, करना पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं और न्यूक्लियस का सबसे अहम पार्ट है ये क्रोमोसोम। ये वही चीज़ें हैं जो कि इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती हैं। एक चाइनीज़ का बच्चा चाइनीज़ की तरह ही होगा, ये क्रोमोसोम डिफाइन करता है। एक इंडियन का बच्चा इंडियन की तरह होगा, क्रोमोसोम डिफाइन करता है। एक सूडानी, एक मराठी का बच्चा उसके बाप की तरह होगा, क्रोमोसोम डिफाइन करते हैं। एक पौधे का बच्चा पौधा होगा, एक कैंगरू का बच्चा शेर नहीं कैंगरू होगा। ये सब कुछ क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और यही तो डीएनए है जिसने सारे के सारा लाइफ एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन के थ्रू खड़ा हुआ है और डीएनए के अंदर वही इंटेलिजेंट डिज़ाइन है।
जिसके अंदर हमको फिर वो निशानात दिखाए जाते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें वो निशानियाँ दिखाऊंगा कि तुम खुद कहोगे कि ये तो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, किसी ने डिज़ाइन किया है। तो वो ये डिज़ाइन इस क्रोमोसोम डीएनए के अंदर दिखाया जाता है। तफसीली बहस है, फिर कभी कर लेंगे। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ स्टार्ट इंट्रोडक्शन करनी थी तो कर दिया। न्यूक्लियस इन चारों चीज़ों से बना है। ये हुआ आपका न्यूक्लियस।